तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए पॉडकास्ट में। आज के जो हमारे गेस्ट है वो है एक सीनियर जर्नलिस्ट प्रखर श्रीवास्तव जी। इन्होंने जी न्यूज़, एनडीटीवी और ऐसे कई चैनल्स में काम किया और प्रेजेंटली ये दूरदर्शन के लिए काम कर रहे हैं। इन्होंने एक बुक लिखी है हे राम, जो कि गांधी जी का जो मर्डर हुआ है वो कैसे प्लान हुआ, पार्टीशन कैसे हुआ, ऐसे कई सारे मुद्दे जो हमें आम जनता को पता ही नहीं है, इसको इन्होंने डिटेल में समझाया है। चैप्टर वाइज चैप्टर इन्होंने लिखा है और इन्होंने कई साल इस केस को इन्वेस्टिगेट करा है और अब ये अपनी बुक लेकर आए हैं। बुक रिलीज़ हो गई थी जनवरी में, पर जब हमें इस बुक के बारे में पता चला तो हमें ये लगा कि ये एक ऐसा टॉपिक है, क्योंकि गांधी जी को हम फादर ऑफ द नेशन के नाम से जानते हैं और जब उनका मर्डर हुआ वो कैसे हुआ ये सब हमें भी जानना चाहिए, आपको भी जानना चाहिए। उसके लिए हमने इनवाइट करा सर को। सर वेलकम। थैंक यू सो मच, आप अपना टाइम निकाल के हमारे लिए यहाँ पर आए। थैंक यू। और सर ये मुद्दा इतना इंटरेस्टिंग है और ये हैरानी की बात है कि आम जनता को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, हमें कुछ भी नहीं पता। और टेक्स्ट बुक में जो हमें ज्ञान दिया गया वो एक अच्छी पॉजिटिव साइड हमें गांधी जी की पता थी शुरुआत से, बट आपने इन्वेस्टिगेट करा है क्यों उनको मारा गया, क्यों उनका मर्डर हुआ, उस बारे में भी। तो आज हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता चलने वाली है। तो सर ओवर टू यू। वैसे क्वेश्चन करना हमारा काम है, बट ये इतना वास्ट टॉपिक है, तो मैं सबसे पहले तो ये समझना चाहूँगा कि क्यों आपने ये इन्वेस्टिगेट करना शुरू ही क्यों करा, क्योंकि नॉर्मली लोगों का ध्यान इस तरफ जाता ही नहीं है। और बीइंग अ जर्नलिस्ट आप इतने बिजी रहते हो। नहीं, मैं इसलिए देखो, आपने कहा कि इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा उसको मैं करेक्ट करना चाहूँगा कि इंडियन पॉलिटिक्स में जब सबसे ज़्यादा किसी राजनीतिक हत्या का इस्तेमाल हुआ है तो वो गांधी जी की हत्या का इस्तेमाल हुआ है। क्योंकि आज़ादी के बाद से जब गांधी जी की हत्या होती है 30 जनवरी 1948 को, तब से लेकर अब जब हम बात कर रहे हैं 2023 में, इतने तमाम सालों में बार बार राजनीतिक तौर पर जो है वो गांधी जी की हत्या का इस्तेमाल होता रहा है, एक दूसरे पर आरोप लगाने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। आप गांधी की हत्या में शामिल थे, आप गांधी की हत्या में शामिल नहीं थे। इस विषय को लेकर बहस राजनीतिक तौर पर इस देश में हमेशा होती रही है। इसलिए ये जो विषय था इसकी सच्चाई सामने आना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि मैं जब 2005 में मैं जी न्यूज़ में काम करता था और तब मैंने इस केस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था। तो जब मैंने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो जो नए तथ्य मेरे सामने, जो नए फैक्ट्स जो मेरे सामने आए, उससे साफ नज़र आ रहा था कि जो एक नैरेटिव सेट किया गया है गांधी की हत्या के नाम पर, कि गांधी की हत्या के लिए हिंदुत्व की आइडियोलॉजी जिम्मेदार है, गांधी की हत्या के लिए एक्सट्रीम जो हिंदुत्व को सोचते हैं वो उन लोगों ने गांधी की हत्या की, और गांधी की हत्या का इस्तेमाल जो है बार बार हिंदुत्व को पीछे धकेलने के लिए किया गया। तो इस सही नैरेटिव में अगर देखा जाए तो ये एक कहानी गढ़ी गई। बेसिकली गांधी की हत्या की वजह जो थी वो हिंदुत्व नहीं थी। गांधी की हत्या की वजह थी, 3 वजह थी। पहली वजह तो ये थी कि गांधी की जो मुस्लिम अपीजमेंट की जो पॉलिसी थी वो उनकी हत्या की वजह बनती है। दूसरी उनकी हत्या की वजह जो है वो जो रिफ्यूजी आए थे पाकिस्तान से, हिंदू और सिख शरणार्थी आए थे, उनके साथ जो गांधी और उस समय की नेहरू सरकार का जो रूखा व्यवहार था, वो दूसरी वजह उनकी हत्या की बनती है। और तीसरी वजह जो उनकी हत्या की बनती है वो ये बनती है कि जो 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देने के लिए उन्होंने आखिरी में अनशन किया था। तो ये उनकी हत्या की वजह है। लेकिन राजनीतिक इस्तेमाल करने के लिए गांधी की हत्या की वजह बार बार बताई गई कि हिंदुत्व की वजह से गांधी की हत्या हुई, और इसकी वजह थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की सो कॉल्ड सेक्युलर पॉलिसी, कि जैसे ही गांधी की हत्या हुई तो जो कहते हैं ना, आप लोगों ने सुना होगा कि किसी की चिता पर राजनीति की रोटियां सेकना, एक जुमला चलता है पॉलिटिक्स में। तो भारत में, आज़ाद भारत में, अगर पहली बार किसी की लाश पर राजनीति की रोटियां सेकी गईं या किसी की चिता पर राजनीति की रोटियां सेकी गईं तो वो गांधी जी थे। और रोटियां सेकने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। उन्होंने गांधी की हत्या का इस्तेमाल किया। उन्होंने गांधी की हत्या का इस्तेमाल करके अपने स्कोर सेटल किए, अपने टारगेट्स उन्होंने फिक्स कर रखे थे पहले से। और गांधी की हत्या के बाद नेहरू को वो मौका मिल गया तो उन्होंने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया, हिंदुत्व की विचारधारा को कुचलना शुरू कर दिया, मुस्लिम अपीजमेंट को हद से ज़्यादा बढ़ा दिया। और उसका असर क्या हुआ? उसका असर ये हुआ कि जब ये तीनों चीज़ें नेहरू सरकार ने जो की और उसके बाद उनकी आगे की सरकारें भी कांग्रेस की फॉलो करती रहीं, तो 80s के आखिरी में आके हिंदुओं के मन में ये भाव आ गया कि हमारे साथ गलत हो रहा है और मुस्लिम अपीजमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से हिंदू मुस्लिम रिलेशन एक बहुत तेज़ी से बिगड़ना शुरू होते हैं। अयोध्या के अंदर एक बाबरी के ढांचे को ढा दिया जाता है। तो अगर हम क्रोनोलॉजी पूरी देखें तो इसकी जड़ में कहीं ना कहीं गांधी हत्याकांड था, जिसकी वजह से हिंदुत्व को जब पीछे धकेला गया तो वो एक फोर्स के साथ
80-90 के दशक के अंदर वापस आया। और तो ये विषय ऐसा है जिसने भारतीय राजनीति को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है, इसलिए मैंने इस टॉपिक पे बुक लिखी है। पर सर उनके लिए ये भी तो कहते हैं कि पार्टीशन जब हो रहा था तो उन्होंने कोई स्टैंड नहीं लिया, मतलब उनके उसके अगेंस्ट खड़े नहीं हुए कि नहीं पार्टीशन नहीं होगा। देखिए, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि हमको बचपन से क्या पढ़ा है, आपने भी स्कूल में वो पढ़ा, मैंने भी स्कूल में पढ़ा, और मेरे से जो पिछली पीढ़ियाँ थी हमसे उसने भी पढ़ा। हमें बचपन से क्या पढ़ाया गया कि गांधी ने हमेशा कहा कि पार्टीशन मेरी लाश पर होगा, है ना, देश के 2 टुकड़े करने से पहले मेरे शरीर के 2 टुकड़े कर दो, ये हमेशा गांधी कहते रहे, यही हमको पढ़ाया गया। इससे बड़ा कोई सफ़ेद झूठ नहीं है। भारतीय राजनीति का कोई पहला जुमला था तो वही जुमला था जो गांधी जी ने दिया था कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। 2-3 ऐसे मौके आए थे जब अगर गांधी खड़े होकर और स्टैंड लेते और कहते कि नहीं पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, तो पाकिस्तान कभी नहीं बनता। लेकिन उन दिनों में गांधी चुप रहे। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूं कि जब पाकिस्तान प्रस्ताव जिन्ना ने 1940 में रखा तो मांग ने तेजी नहीं पकड़ी, उसको सपोर्ट नहीं मिला उस मांग को बहुत ज्यादा। लेकिन 1942 में जब पूरी कांग्रेस को नेताओं को गिरफ्तार कर लिया अंग्रेजों ने, तो जिन्ना को एक खुला मैदान मिल गया और जिन्ना ने तेजी से आगे बढ़ना शुरू किया और मुस्लिम सेंटिमेंट्स को उसने भुनाना शुरू किया। और 45-46 में 1945-46 में इंडिया में एक इलेक्शन हुआ। तो स्टेट में जैसे विधानसभा होती है, विधानसभाओं के चुनाव भी हुए, और केंद्र के लिए जिसको हम एक तरह से लोकसभा का चुनाव कह सकते हैं, उसके लिए भी चुनाव हुए। उन चुनावों में मुस्लिम रिजर्व सीटें होती थी। मतलब मुस्लिम रिजर्व सीटें मतलब मुस्लिम ही उस सीट पे खड़ा होगा और मुस्लिम ही वोट डाल सकता है, मतलब मुसलमान द्वारा मुसलमान चुना जाएगा। तो उन मुस्लिम रिजर्व सीटों में, और वो मुस्लिम रिजर्व सीटें जो भारत के अंदर अभी भी हैं, मतलब भारत के नक्शे वाली जो मुस्लिम रिजर्व सीटें थी, वहां पे एक तरफा मुस्लिम लीग जीती। मतलब मुंबई से खुद जिन्ना मुंबई से जीते, जो पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली खान, वो मुरादाबाद से जीते। तो पूरा यूपी, एमपी, आपका साउथ एक तरफा मुस्लिम लीग मुस्लिम रिजर्व सीटों पे जीत गई। तो उससे एकदम पाकिस्तान की मांग बहुत तेज पकड़ ली। और जब माउंटबेटन आए और उन्होंने एक तरह से नेहरू और पटेल को तैयार कर लिया कि पार्टीशन होना चाहिए, तब यहां से गांधी की भूमिका बड़ी संदिग्ध हो जाती है, क्योंकि वो हमेशा कहते थे पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा। तो इस बुक में मैंने लिखा भी है कि मैं उस वक्त के, क्योंकि देखिए क्या होता है कि मैं अगर किसी को हवाला दूं, अपने मन से बात कहूं, तो वो बात बनती नहीं है। तो इस बुक को लिखते वक्त मैंने खास ख्याल रखा है कि मैं उन लोगों का रेफरेंस इसमें दूं जो उस वक्त गांधी के साथ मौजूद थे, जो गांधी के या तो सिपह सलार थे, गांधी के साथी थे, या उस समय के जर्नलिस्ट थे, या उस समय के अंग्रेज अधिकारी थे, या उस समय के आईसीएस ऑफिसर्स थे, जो पूरी घटनाक्रम को अपने सामने होते हुए एक अपनी आंखों से देख रहे थे। उन सबके रेफरेंस, अब उसके आधार पर मैं आपको समझाता हूं कि गांधी ने बंटवारे में रोकने की कोशिश की या नहीं करी। तो मौलाना आजाद गांधी के बहुत बड़े सिपह सलार थे। वो खुद अपनी पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम में लिखते हैं कि अप्रैल के आखिर तक गांधी की सोच थी कि पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए, लेकिन 2-3 दिन के अंदर उनकी सोच बदल गई, पाकिस्तान बनाने के लिए वो सहमत होते हुए दिखना शुरू हो गए। मौलाना आजाद ये लिखते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या हुआ कि जो गांधी ये तय हो गया कि पाकिस्तान बनने वाला है, भारत का पार्टीशन होने वाला है, तो मई लास्ट वीक में माउंटबेटन उसको अप्रूव करवाने के लिए लंदन गए। तो मई लास्ट वीक में गांधी जी रोज प्रार्थना सभा करते थे। तो मई लास्ट वीक में जब मैंने उनकी पूरी प्रार्थना सभाओं के जो भाषण निकाले, स्पीचेस निकाली, तो उनकी टोन बदलना शुरू हो गई थी। वो या तो पार्टीशन पे बात कम करते थे, या जब पार्टीशन पे बात करते थे तो बातों को घुमाते थे। पार्टीशन या आप कहें पाकिस्तान की मांग तो मुसलमानों ने की थी, लेकिन गांधी अपनी प्रार्थना सभाओं में ये कहने लगे थे कि मुसलमानों ने ही नहीं, हिंदू और सिखों ने भी तो बंटवारे की इसका समर्थन किया है, जबकि ये पूरी तरह से सही नहीं था। तो गांधी अपनी भाषा को जो थी, उनका जो स्टैंड था कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, उसको टोन डाउन करने लगे थे। तो 2 और 3 जून को एक बैठक होती है, जिससे माउंटबेटन के साथ, आपने वो तस्वीर भी देखी होगी, माउंटबेटन के साथ जिन्ना, नेहरू, पटेल आदि बैठे हुए हैं। तो उस बैठक में माउंटबेटन प्लान, उसको कहते हैं पार्टीशन के प्लान को, वो सहमति बन गई और 3 जून को उसका ऑल इंडिया रेडियो पर उसका घोषणा हो गई। तो उन 2-3 दिनों में भी गांधी ने पार्टीशन पर बात नहीं करी। और बीपी मेनन, जिन्होंने भारत को एक करने बड़ी भूमिका निभाई, बहुत बड़े अधिकारी थे और उन्होंने भारत में सारे राज्यों के विलय में बड़ा योगदान दिया सरदार पटेल के साथ मिलकर, उनकी पुस्तक है। इसके अलावा एक एलन जॉनसन कैंपबेल थे जो माउंटबेटन के मीडिया एडवाइजर थे, उन्होंने अपनी बुक लिखी है मिशन विद माउंटबेटन। उसमें वो लिखते हैं कि जब गांधी पार्टीशन पे चुप हो गए और तैयार हो गए, तो समझ लो ये तय हो गया कि इस देश का बंटवारा होना था। तो वो जो 2 और 3 जनवरी को, जो 2 और 3 जून को जब पार्टीशन का ऐलान हो जाता है, तो सवाल उठता है कि गांधी ने उस ऐलान के बाद अनशन
आमरण अनशन का ऐलान क्यों नहीं किया? आपने सबने हमने बचपन से पढ़ा है कि गांधी जी तो बहुत छोटी छोटी बातों पे अनशन कर देते थे। एक बार ट्रेन डिरेल हो गई थी तो उसके लिए कर दिया था। एक बार अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल हो गई थी, उसमें उनने आमरण अनशन कर दिया था। तो गांधी अक्सर अपनी इनर कॉन्शियस, जिसको कहते हैं अंतरात्मा की आवाज, ईश्वरीय प्रेरणा, इन सबको आधार बना के अनशन करते थे। अब ये सवाल उठता है कि देश का बंटवारा हो गया, इतना बड़ा मुद्दा, इतने बड़े मुद्दे पर हमारे बापू ने अनशन क्यों नहीं किया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जब छोटी छोटी बातों पे वो अनशन कर रहे थे तो इतने बड़े मुद्दे पे क्यों नहीं किया? और ना केवल खुद अनशन तो किया ही नहीं किया, जो उनके सहयोगी थे, जो अनशन करना चाहते थे, उनको भी गांधी ने डिमोरलाइज किया, उनको भी गांधी ने अनशन करने से रोका। मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूं। युवा कपल था, गांधी जी को बहुत मानता था। तो गांधी उस समय वाल्मीकि बस्ती में रुकते थे, जो झंडे वाला दिल्ली के उधर बनी हुई है। तो उस वाल्मीकि बस्ती में गांधी रुके हुए थे और 3 जून की बात है जब भारत के बंटवारे का ऐलान हो गया। तो जो गांधी का जो मानने वाला दंपत्ति था, जो कपल था युवा, उसने आमरण अनशन शुरू कर दिया। तो गांधी ने उनको बड़ी लानतें भेजी, उनको बोला ये अनशन करने का कोई तरीका नहीं है, अनशन तो अंतरात्मा की आवाज पे किया जाता है। तो उस कपल को बड़ा बुरा लगा, उन्होंने बोला कि क्या आपकी अंतरात्मा की आवाज है, हमारी अंतरात्मा की आवाज नहीं है। तो उनको इतना, उसको कहते हैं ना, इतना जलील किया गांधी ने, इतना अपमानित किया उस पति पत्नी को कि वो 3 दिन में वो भी टूट गए और गांधी ने उनका अनशन तोड़वा दिया। तो गांधी ना खुद अनशन कर रहे थे बंटवारे के खिलाफ, ना दूसरे को करने दे रहे थे। फिर आती है 15 और 16 जून, 14, 15, 16 जून। इन 3 दिन में कांग्रेस की महासमिति की बैठक थी, जिसको फाइनल भारत के बंटवारे पर मोहर लगानी थी। तो इस बैठक में जब पहला दिन होता है तो कांग्रेस एक मंच था। हमको ये मालूम होना चाहिए कांग्रेस एक पार्टी भले ही हो, लेकिन कांग्रेस एक मंच था, उसमें हर विचारधारा के लोग थे। वामपंथी विचारधारा के लोग भी थे, समाजवादी विचारधारा के भी थे और हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोग भी थे, जिनमें पंडित मदन मोहन मालवीय और पीडी टंडन जैसे और सरदार पटेल जैसे लोग भी शामिल थे, जो हिंदुत्ववादी विचारधारा के थे। तो इन्हीं में से एक थे भारत रत्न पुरुषोत्तम दास टंडन। तो जब 14 जून को जब महासमिति की बैठक हुई तो पीडी टंडन ने ऐतिहासिक भाषण दिया उस बैठक में, विभाजन का विरोध करते हुए, पार्टीशन का विरोध करते हुए। तो उससे पासा पलट गया। फिर आपने एक नाम सुना होगा, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको फ्रंटियर गांधी कहते हैं। तो फ्रंटियर गांधी ने बड़ा जो उनको कि उनका जो प्रांत था NWFP, जो पाकिस्तान का सरहदी प्रांत है, जो अफगानिस्तान की बॉर्डर से लगा होता है, वो पाकिस्तान के हिस्से में जाने वाला था और वो हमेशा गांधी जी के साथ रहते, कांग्रेस के साथ रहते। 6.5 फीट के थे, वो पठान थे। तो जब वो भाषण देने के लिए खड़े हुए तो वो भाषण देते थे, रोने लग गए और रोते रोते फ्रंटियर गांधी ने कहा कि आपने हम पठानों को भेड़ियों के हवाले कर दिया, मतलब आपने सबने मिलके हमको आपने पाकिस्तानी भेड़ियों के हवाले कर दिया, और क्या क्या फूट फूट के रोने लगे। तो इन 2 भाषणों से पूरा माहौल जो है विभाजन के खिलाफ हो गया। तो ऐसी संभावना बन रही थी कि अगर वोटिंग होती है कि भारत का बंटवारा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो बंटवारे के खिलाफ बहुमत इस कार्य समिति के अंदर आ सकता है। तो इससे घबरा गए नेहरू और पटेल। तो उन्होंने 15 जून को, गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, कांग्रेस 30 के दशक में गांधी कांग्रेस की सदस्यता छोड़ चुके थे, लेकिन गांधी को महासमिति की बैठक में बुलाया गया अचानक और गांधी ने एक भाषण दिया। उस भाषण में उन्होंने कहा कि ये जो बड़ी बड़ी पार्टीशन के खिलाफ जो आज बातें कर रहे हैं, ये सब भी तो पार्टीशन के समर्थक थे और इन्होंने, हिंदुओं ने भी तो पाकिस्तान मांगा, सिखों ने भी तो पाकिस्तान की मांग का समर्थन किया। इस तरह के भाषण देकर उन्होंने पूरा माहौल बदल दिया और जब वोटिंग हुई तो दुर्भाग्य से इस देश का बंटवारे पे मोहर लग गई। तो जो मैंने इतनी लंबी बात की है उसका वजह यह है कि जो हमें बचपन से पढ़ाया गया कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, ये एक बापू का जुमला था। क्योंकि अगर ये वो दिल से सोचते तो जिस जगह पे, जिस पॉइंट पे उनको विरोध करना चाहिए था पार्टीशन का, वो उन्होंने नहीं किया। और मैं इस पुस्तक में मैंने पूरा एक वर्णन किया है कि जब आधी रात की नियति एक भाषण दिया 14 और 15 अगस्त की रात, नेहरू का बड़ा प्रसिद्ध भाषण है। उस भाषण देने के बाद जब भारत आज़ाद हो गया 15 अगस्त की सुबह, तो अमृतसर में एक ट्रेन आई और ट्रेन के अंदर जो हिंदू और सिख थे वो पूरी तरह से कटे हुए थे। मैंने अपनी इस पुस्तक में पूरा वर्णन किया उस अमृतसर के रेलवे स्टेशन का कि किस तरह से वो ट्रेन आई और ट्रेन में से एक भी यात्री नहीं उतरा। तो एक छेदी सिंह नाम का स्टेशन मास्टर था, उसने देखा कि ट्रेन रुक गई है लेकिन एक भी यात्री उतरा क्यों नहीं। तो जब वो ट्रेन के अंदर दाखिल होता है तो देखता है कि एक भी व्यक्ति जिंदा नहीं है और जो जिंदा है वो बोलने की स्थिति में नहीं कि उनको काट दिए गए हैं। छोटे छोटे बच्चे जो जीवित बच गए हैं गलती से, वो अपनी माँ के स्तन ढूंढ रहे हैं दूध पीने के लिए, लेकिन वो स्तन उनको मिल नहीं रहे हैं क्योंकि स्तन तक काट दिए गए हैं उनके। तो उस स्थिति में छेदी सिंह घबरा जाता है वो दृश्य देखकर और छेदी सिंह जोर से चिल्लाता है
कि घबराओ मत, अमृतसर आ गया है। और अचानक कुछ हाथ हिलने लगते हैं इस उम्मीद में कि अब शायद हम बच जाएंगे। तो इस पुस्तक में मैंने साफ साफ लिखा है कि अगर उन लाशों में से एक भी लाश अगर बोल पाती तो वो यही बोलते कि बापू देखो, आपकी लाश पर तो नहीं, लेकिन मेरी लाश पर पाकिस्तान बन गया। तो जो बापू जो कहते थे कि मेरी लाश पर पाकिस्तान बनेगा, तो उनकी लाश पर पाकिस्तान नहीं बना। पाकिस्तान बना 30 से 50 लाख हिंदू और सिख लोगों की लाशों पर। और जो कहते ना कि हमको दे दी हमें आज़ादी, बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। हमको बचपन से पढ़ाया गया कि हमको अहिंसा से आज़ादी मिली। ये कैसी अहिंसा से मिली आज़ादी थी जी, जो आज़ादी 30 से 50 लाख लाशों के ढेर पे खड़ी होकर हमको मिली है। दुनिया में किसी देश को 30 से 50 लाख लोगों की कुर्बानी देकर आज़ादी नहीं मिली, हमको मिली है। और फिर भी हमें पढ़ाया जाता है कि हमें अहिंसा से आज़ादी मिली। इतनी हिंसा तो दुनिया के किसी देश में नहीं हुई आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद जो हमारे देश में ने भुगती है। और फिर भी हमको एक घुट्टी पिलाई गई बचपन से हमारी स्कूलों की और कॉलेजों की किताबों में कि हमें अहिंसा से आज़ादी मिली। तो इससे बड़ा झूठ कुछ, इससे बड़ा मिथ कुछ हो नहीं सकता। तो सर अगर मेन कल्प्रेट हम सोचे पार्टीशन का, तो वो गांधी जी थे। मैं साफ ये नहीं कह सकता कि गांधी जी इसके दोषी थे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जिन्ना ने जो मांग पाकिस्तान की रखी थी उसको हवा देने वालों में, उस वक्त उसके सामने स्टैंड लेने वालों में एक तरह से पूरी कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। जो अभी अविश्वास प्रस्ताव पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान बनाने वाली कांग्रेस ही थी, तो उन्होंने किसी एक का नाम नहीं लिया, लेकिन उस वक्त की पूरी कांग्रेस पार्टी, नेतृत्व जिसको मैं कहूँगा, कार्यकर्ताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, वो सब जिम्मेदार थे। चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे वो सरदार पटेल हो, चाहे वो आचार्य कृपलानी हो, चाहे मौलाना आज़ाद हो, ये सब लोग पार्टीशन के लिए जिम्मेदार हो। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा। एक ब्रिटेन के बहुत बड़े पत्रकार थे लियोनार्ड मोस्ले, और ज़बरदस्त अपने दौर के पत्रकार रहे। तो उन्होंने भारत की आज़ादी का दौर भी देखा था, और 1960 के दशक में की शुरुआत में जब नेहरू अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले उन्होंने नेहरू का इंटरव्यू लिया, और वो इंटरव्यू छपा है ब्रिटिश राज के आखिरी दिन, उनकी हिंदी अनुवाद उस पुस्तक का, उसके अंदर। तो मोस्ले ने ये सवाल पूछा नेहरू से, जो सवाल आपने मुझसे पूछा कि कौन जिम्मेदार था और आप पार्टीशन के लिए सहमत क्यों हो गए। तो नेहरू ने जो उत्तर दिया उसे वो आज की हमारी यंग जनरेशन को मालूम होना चाहिए। खुद अपनी बारे में सच बोलकर चले गए। उन्होंने 2-3 महत्वपूर्ण बातें कही मोस्ले के जवाब में। तो लियोनार्ड मोस्ले को नेहरू कहते हैं कि हम विभाजन के लिए इसलिए तैयार हो गए क्योंकि हम सब बुजुर्ग हो चुके थे, मतलब हम बुढ़े हो चुके थे, और हम सब जेल जाना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। फिर देश में मारकाट शुरू हो गई, पंजाब से खबरें आने लगी कि लोगों को मारा जा रहा है। तो हमें एक बंटवारे के रूप में एक सोल्यूशन मिला, हम उस राह पर निकल गए और हम तैयार हो गए ये सोचकर कि इससे हिंसा रुक जाएगी। लेकिन अब नेहरू कहते हैं, अब ध्यान से सुनिए मोस्ले को नेहरू ने क्या कहा, लेकिन अगर गांधी जी हमें ऐसा करने से मना करते तो हम रुके रहते और हम आंदोलन करते। मतलब अब इस पर 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात, नेहरू ये स्वीकार करते हैं कि हम नेता लोग बुजुर्ग हो चुके थे, तो हम इसलिए बंटवारे, मतलब हमको सत्ता चाहिए थी क्योंकि हमारे पास दिन कम बचे थे, हम बुजुर्ग हो चुके थे, इसलिए हम सहमत हो गए। दूसरी महत्वपूर्ण बात वो कहते हैं कि हम में से कुछ ही नेता, कुछ ही लोग जेल जाना बर्दाश्त कर सकते थे, मतलब जेल जाने से डरने लगे थे। ये स्वतंत्रता सेनानी जिनकी बड़ी बड़ी मूर्तियां चौराहों पर लगी हुई हैं, जिनके नाम पे इस देश में सड़कें बनी हैं, स्टेडियम बने हुए हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात वो कहते हैं, जो आपके सवाल, जो गांधी जिम्मेदार हैं या नहीं, वो नेहरू खुद कहते हैं। नेहरू कहते हैं कि गांधी जी ने हमको रोका होता कि आप बंटवारे पे सहमत ना हो, मतलब पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, ये गांधी जी उनसे कहते कि नहीं ये नहीं होगा, तो हम रुक जाते और हम फिर आंदोलन की राह पर निकल पड़ते। तो ये 3 महत्वपूर्ण बातें कह दी नेहरू ने खुद। तो फिर आप और हम कौन होते हैं इसको स्पष्ट करने वाले? तो खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू साफ कर गए। सर आपने बोला कि पहले वो अगेंस्ट थोड़ा बोलते थे कि मेरी लाश के ऊपर से जाएगा, लेकिन कुछ दिनों में वो चेंज हो गए, उनकी टोन चेंज हो गई, उनकी बातें चेंज हो गई। उसके पीछे जो रीज़न है वो निकल के आया बाहर कि ऐसा क्यों हुआ? मुझे ऐसा लगता है, उसको अबुल कलाम आज़ाद कहते हैं, दावा करते हैं कि सरदार पटेल ने गांधी को कन्विंस करा लिया था पार्टीशन के लिए। दूसरी वजह मुझे लगती है कि गांधी जी ये सच जान गए थे, जिस तरह से भारतीय मुसलमानों का प्यार जिन्ना के लिए बढ़ रहा था। जब मैं भारतीय मुसलमान शब्द इस्तेमाल करता हूँ तो भारत के नक्शे में जो वर्तमान मुसलमान रहते हैं उनके पूर्वजों की बात करता हूँ।
यही लखनऊ के मुसलमान, यही भोपाल के मुसलमान, यही अलीगढ़ के मुसलमान, यही कानपुर के मुसलमान, यही जयपुर के मुसलमान, यही मद्रास के मुसलमान, यही बेंगलोर के मुसलमान, यही आंध्र प्रदेश, यही हैदराबाद के मुसलमान, इनके पूर्वजों ने जिन्ना के प्रति जो प्यार दिखाया, उससे जिन्ना की ताकत एकदम बढ़ गई और ये तय हो गया था कि बंटवारा होगा। तो गांधी इस सच्चाई को जानते थे। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, और ये मैं गांधी के विरोध में बात नहीं कह रहा हूँ, गांधी बहुत ही, जिसको कहते हैं ना कि एक शानदार पॉलिटिशियन थे। उनको राजनीति की जो गहरी समझ थी वो आज के राजनीतिज्ञों को भी नहीं है। इतने शानदार, इतने जिसको कहते हैं ना चालाक किस्म के राजनीतिज्ञ थे, तो वो सब कैलकुलेशन समझ जाते थे। गांधी की जो छवि बनाई जाती कि भोले भाले थे, वो एक अलग विषय है, लेकिन राजनीतिक तौर पर तभी तो पूरे देश में अलग जगाई उन्होंने कि उनकी एक आवाज पर जो है लाखों करोड़ों लोग उनके पीछे चलने लगते थे। ये तो सत्य है, सत्य को कोई नहीं मिटा सकता कि गांधी का जो आजादी के आंदोलन में योगदान है, तो उस व्यक्ति में कुछ तो ताकत रही होगी ना कि उसकी एक आवाज पे 1 करोड़ लोग उसके पीछे चल पड़ते थे। तो कैलकुलेशन बड़े गजब थे उनके। तो वो ये जान गए थे कि पाकिस्तान तो बनना है, लेकिन वो अपनी छवि को शायद बचाने के लिए इस तरह के राजनीतिक जुमले वो यूज करते थे कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानते थे कि पाकिस्तान बनने से वो रोक नहीं सकते, क्योंकि वो भारतीय मुसलमानों ने तय कर लिया था कि पाकिस्तान तो बनेगा। लेकिन सवाल यहां पर ये उठता है कि अगर वो ये सोचते थे, जो नेहरू का मैंने अभी इंटरव्यू का एग्जांपल दिया कि मारकाट होने लगी, तो हमको लगता था कि इससे मारकाट रुक जाएगी अगर पार्टीशन हो जाता है तो, क्योंकि जो मैं अकाउंट सारे उस वक्त के नेताओं के पढ़ता हूं, तो गांधी तो इस बारे में कुछ नहीं कहते हैं कि अगर पार्टीशन से, बंटवारे से क्या हिंदू मुसलमान दंगे रुक जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये मानते थे कि अगर ये पार्टीशन हम कर लेंगे, मुसलमानों की मांग मान लेंगे, तो हिंदू मुसलमानों के बीच जो दंगे, एक क्योंकि 1946 से दंगे शुरू हो गए थे, कलकत्ता डायरेक्ट एक्शन डे आपने सुना होगा, उसके बाद से। तो गांधी का भी करीब करीब ये मानना था। नेहरू और पटेल ने तो सार्वजनिक तौर पर माना कि अगर हम पार्टीशन स्वीकार कर लेंगे तो दंगे नहीं होंगे और ये दंगे खून खराबा रुक जाएगा। लेकिन बड़ा दुख होता है ये सोचकर कि हमारे देश के जो नेता, जिनको हम अपने आदर्श मानते हैं, जिनको हमने राष्ट्र निर्माताओं की श्रेणी में रखा है, जिनको हमने भारत रत्न से सम्मानित किया, इन सारे नेताओं को, इनकी दूरदृष्टि ये थी कि ये लोग ये भी नहीं समझ पाए। इन्होंने इसी आधार पर देश के 2 टुकड़े किए ना कि दंगे रुक जाएंगे, लेकिन देश के 2 टुकड़े करने के बाद भी दंगे कहाँ रुके? 50 लाख लाशें तब भी तो बिछ गई ना, चाहे वो इस तरफ बिछी चाहे उस तरफ बिछी। तो ये कैसी दूरदृष्टि थी, ये कैसा दूर का सोचने का नजरिया था, जिनको हम कहते हैं दूरदृष्टा, आगे की सोच रखने वाले व्यक्ति। तो कैसे नेता थे जो ये सोच नहीं पाए कि इस आधार पर तैयार हो गए कि हाँ चलो बंटवारा कर लेते हैं कि खून खराबा रुक जाएगा, लेकिन खून खराबा तो नहीं रुका, उससे उतना ही खून बहा और उससे ज्यादा ही खून बहा। तो ये कहीं ना कहीं गलतियां हैं जिसको हम स्वीकार नहीं करते हैं, और स्वीकार करते हैं तो बोलने से डरते हैं। नई पीढ़ी को हम बताना नहीं चाहते हैं, उसको अंधेरे में रखना चाहते हैं। उसको ये मालूम होना चाहिए पाकिस्तान बनना चाहिए था, नहीं बनना चाहिए था, ये विषय नहीं है। विषय ये है कि अगर पाकिस्तान बन गया तो उसके बाद भी इतना खून खराबा क्यों हुआ? वो 30 लाख, 50 लाख, 40 लाख, जो भी आंकड़ा जो कभी सामने नहीं आया, उन बेगुनाहों का, उन मासूमों का गुनाह क्या था कि उनको इसकी कद्र, इसकी कीमत चुकानी पड़ी? पाकिस्तान के रहने वाले किसी हिंदू और सिख ने पाकिस्तान नहीं मांगा था। उन्हें नहीं मालूम था कि अब मोहम्मद अली जिन्ना, गांधी, नेहरू, लियाकत अली खान और माउंटबेटन के बीच क्या समझौता हुआ। वो किसी रेड क्लिफ को नहीं जानते थे जो एक दिन लंदन से आया और उसने नक्शे को खोला और एक लाइन खींच दी और कह दिया कि ये पाकिस्तान होगा और ये हिंदुस्तान होगा। उस रेड क्लिफ को वो नहीं जानते थे, उनका कोई दोष नहीं था और वो 50 लाख लोग मर गए। और हम इस पर बात ना करें क्योंकि कौन विभाजन का गुनहगार है। तो ये उनके साथ अन्याय है, ये उनके साथ अन्याय है। इस अन्याय को मिटाना बहुत जरूरी है, चले भले ही वो 75 साल बाद बात हो, क्योंकि ये सच इतिहास में कभी ना कभी सामने आना पड़ेगा इसको। सही बात है सर। और क्योंकि हमारी टेक्स्ट बुक्स में ही इसका कोई जिक्र नहीं है, हमारी यंगस्टर्स को, हम तो उस टाइम पे पैदा भी नहीं हुए थे, हम 90s में पैदा हुए, हमें तो जो पढ़ाया जाएगा हमें वो सच लगेगा। बिल्कुल। और आप जैसे लोगों का यहाँ पर बहुत, मैं कहूँगा, इम्पॉर्टेंट योगदान है। और मैं चाहूँगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये बुक पढ़ें और समझें, क्योंकि हमें सिर्फ वाइट साइड दिखाई जाती है कि यही सच है, बट हमें जो डार्क साइड छुपी है उसका भी पता होना चाहिए और लोगों के पास राइट होना चाहिए चूज करने का कि क्या सही है क्या नहीं। एटलीस्ट दोनों पक्ष पता तो हो हमें। तो सर बात करते हैं जो गांधी जी का मर्डर हुआ, और नाथूराम गोडसे को हम बस एक इंसान के तौर पे जानते हैं जिसने गोली चलाई, उसके अलावा हमें उनके बारे में कुछ नहीं पता, कैसे वो प्लान हुआ। जैसे आपने 3 रीजंस भी दिए, थोड़ा उनके बारे में बताओ।
देखिए बहुत लंबी कहानी, क्योंकि मैंने जो बुक लिखी है वो 600 पेज की है, और उसकी शुरुआत में 350 पेज जो हैं वो सिर्फ ये हैं कि गांधी किस तरह से अपनी मृत्यु की ओर जा रहे थे, मतलब गांधी ने जो जो किया उससे कैसे उनकी मृत्यु का, उनकी हत्या का एक प्लॉट तैयार हो रहा था, वो एक इसका पूरा वर्णन है। और सेकंड जो इसका हिस्सा है इसी बुक के अंदर है, जो सेकंड पार्ट है इस बुक का, इसी बुक के अंदर दोनों पार्ट हैं, उसके अंदर है कि गोडसे की कहानी क्या है, कि गोडसे ने कैसे तय किया कि मैं मारूंगा गांधी को, और ये इसी उसका नाम है। तो बेसिकली गांधी का जो मैंने पूरा बताया कि एक तो पार्टीशन के दौरान उनका जो रोल रहा, फिर जब भारत आज़ाद हो गया, देश के 2 टुकड़े हो गए, भारत आज़ाद हो गया, तो जो हिंदू शरणार्थी भारत आ रहे थे उनके प्रति गांधी और नेहरू सरकार का व्यवहार बड़ा ही रूखा था। उनको एक उम्मीद थी कि हम पे सब कुछ लुटा कर आ रहे हैं, लेकिन गांधी उनके साथ कई बार बड़ा रूखा व्यवहार करते थे। 2-3 अगर छोटे से एग्जाम्पल दूं, कि उन्होंने एक बार, गांधी ने ये तक कह दिया कि जब से ये सिख और हिंदू पंजाबी शरणार्थी दिल्ली में आए हैं तब से दिल्ली में शराब की बिक्री हो गई है। मतलब वो शराब पीने का आरोप लगाते थे शरणार्थियों पे। अब बेचारा जो आदमी सब कुछ लुटा चुका है, जिसके पास पाई नहीं है, उसको आप कहें कि दिल्ली, आपके आने से दिल्ली में शराब की बिक्री हो गई, बढ़ गई। यहाँ तक कि बिरला भवन में उनको कुछ शरणार्थी सुनने के लिए आते थे, तो वो कहते थे कि बिरला भवन के फल चुरा लेते हैं शरणार्थी। टेंट में रहते थे, टेंट भी नहीं होते थे, ठंड पड़ रही थी दिल्ली में उस साल, ठंड के साथ साथ उस साल दिल्ली में बारिश होना भी शुरू हो गई थी। तो जब दिल्ली में ठंड और बारिश एक साथ होती है तो कितना खतरनाक मौसम हो जाता है, ये हम इसकी कल्पना कर सकते हैं। तो शरणार्थी खुले में पड़े रहते थे, तो उनको जो रजाइयाँ दी गई, तो गांधी ऑल इंडिया रेडियो पे जब उनका भाषण होता था तो वो ये नहीं बताते थे, ये सांत्वना नहीं देते थे कि आपके लिए घर बनाए जा रहे हैं या अच्छे टेंट लगाए जा रहे हैं। वो कहते थे कि जब आप रजाई ओढ़ें तो ऊपर, उसके ऊपर अखबार बिछा लिया करें, तो जो रात में ओस गिरती है या पानी गिरता है तो रजाई गीली नहीं होगी उससे। आप तो इस तरह की सलाहें, तो बच्चा भी जानता है कैसे रजाई को गीले होने से बचाना है, तो इस तरह की सलाहें देते थे। तो बड़ा एक आक्रोश उत्पन्न हो गया था शरणार्थियों में। और रोज हम लोगों को जो बताया जाता, मैं ये नहीं कहता कि गांधी लोकप्रिय थे, ये तो सबको मालूम है, मैंने खुद ही कहा कि एक आवाज पे 1 करोड़ लोग उठ के खड़े होते थे, लेकिन हमको ये कभी नहीं बताया गया कि गांधी अपने अंतिम दिनों में उनकी जो लोकप्रियता थी उसका ग्राफ सबसे निचले स्तर पर था। मतलब रोज बिरला भवन के सामने शरणार्थियों की भीड़ इकट्ठा होकर उनको अब शब्दों का इस्तेमाल करती थी। और 2 बार तो उनकी मॉब लिंचिंग की कोशिश हुई है। एक बार कलकत्ता में भीड़ ने उनको मारने की कोशिश की थी, और एक बार बिरला भवन में भीड़ बेकाबू हो गई थी, तो नेहरू अंदर भीड़ के बीच में घुसे और उन्होंने कहा कि एक भीड़ में से चिल्लाए, कौन मारे, मैं बोला मरता है तो मरने दो, गांधी को मर जाने दो। तो नेहरू गुस्से में कार से उतरे और भीड़ में घुस गए। बोले किसने कहा गांधी को मर जाने दो, अगर आप गांधी को मारना चाहते हैं तो पहले मुझे मारें। ये फिल्म रिचर्ड एटनबरो की जो गांधी फिल्म है उसके अंदर भी दिखाया है। तो गांधी के, जहां गांधी ठहरे हुए वहां पे गांधी को मारने के नारे लगते थे। तो गांधी की जो लोकप्रियता थी वो एक तरह से निचले स्तर पर थी। और उसी समय जो नाथूराम गोडसे की, अगर मैं कहानी यहां से शुरू करता हूं, तो नाथूराम गोडसे का जो जन्म था वो एक चितपावन ब्राह्मण परिवार में हुआ। उसके पिता जो थे वो एक डाक विभाग में कर्मचारी थे, छोटे से बहुत ही सामान्य परिवार था, कह सकते हैं बिलो, जिसको आप कह सकते हैं कि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली, आप उसको आप मान सकते हो, उस फैमिली में हुआ। और बचपन में 8th 9th के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी थी। लेकिन और ये शुरुआत में जो उसका, मैंने उसके पूरे जीवन को का अध्ययन करने की कोशिश की, और मैंने उसके भाई की पुस्तकों और उसके जो लोग, जिन लोगों ने उसके ऊपर काम किया, जब उनकी पुस्तकों का सहारा लिया, तो ये सामने आती है बात कि जब वो 16-17 साल की उम्र में था, जब वो किशोर अवस्था में था, तो गांधी को अपना वो आदर्श मानता था, और गांधी के सत्याग्रह जो उस वक्त हो रहे थे उससे बड़ा प्रेरित था। एक किस्सा है कि वो बचपन में अपने घर पे गांधी के सत्याग्रहियों को लेकर आ गया था बिना बताए भोजन करवाने के लिए। तो उसके पिता चूंकि अंग्रेज सरकार में नौकरी करते थे तो वो डर गए। बाद में उसके पिता ने उसको डांटा कि तुम जो है इस तरह से कैसे घर लेकर आ सकते हो, मैं सरकारी नौकरी करता हूँ। तो उसका गांधी के प्रति गांधी के प्रति बड़ा उसका सम्मान का भाव नाथूराम गोडसे के बचपन में उसको देखने को मिलता है। लेकिन नाथूराम गोडसे के जीवन में मोड़ तब आता है जब वो रत्नागिरी में उसके पिता का ट्रांसफर होता है। तो रत्नागिरी में उस वक्त वीर विनायक दामोदर सावरकर जो हैं, जिन्हें हम वीर सावरकर के नाम से जानते हैं, उस वक्त वो नज़रबंदी में रत्नागिरी में रह रहे थे। तो सौभाग्य देख लीजिए कि दुर्भाग्य देख लीजिए, या इसको कुछ भी कह सकते हैं, उसी मोहल्ले के अंदर जो है वो गोडसे का परिवार रहने के लिए आता है। और गोडसे चूंकि एक उसके मन में हमेशा राष्ट्रभक्ति थी बचपन से ही, तो वो वीर सावरकर से मिलने के लिए पहुंच जाता है। तो वीर सावरकर उससे बड़े प्रभावित होते हैं। तो वीर सावरकर को भी एक व्यक्ति की जरूरत होती है जो उनके एक तरह से पर्सनल असिस्टेंट का काम कर सके, सेक्रेटरी का काम कर सके। तो 20 साल का गोडसे होता है, उसको वीर सावरकर अपना सेक्रेटरी बना लेते हैं एक तरह से। तो वीर सावरकर के पत्र लिखना, उनको जो भी एक सेक्रेटरी का काम होता है शुरू कर देता। तो वीर सावरकर की जो विचारधारा थी हिंदुत्व की, उसके प्रभाव में गोडसे आना शुरू हो जाता है। और वो गोडसे का जो आदर्श महात्मा गांधी थे
वो अब शिफ्ट होकर वीर सावरकर को आदर्श मानने लगता है। और वीर सावरकर और गांधी की विचारधारा एकदम अलग थी, जिसका हम उसको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो वीर सावरकर के जब संपर्क में आता है तो गोडसे की विचारधारा में एक ड्रास्टिक चेंज आता है और वो हिंदुत्व की विचारधारा की तरफ मुड़ जाता है। तो इस प्रकार से एक गोडसे अपना एक अलग रास्ता बना लेता है। और उसके बाद वो जब वीर सावरकर रिहा होते हैं नजरबंदी से, तो उनके साथ वो एक तरह से उनके साथ में यात्राओं पे और उनके लग जाता है। और हिंदू महासभा के अध्यक्ष जब वीर सावरकर बनते हैं तो गोडसे एक के बाद एक राजनीतिक ऊंचाइयां प्राप्त करता जाता है। ये बहुत कम लोगों को मालूम है कि गोडसे उस समय का एक प्रमुख जो दल था हिंदू महासभा, उसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य था। वो महाराष्ट्र की जो हिंदू महासभा की इकाई थी उसका महासचिव तक बन गया था। तो उसके बाद वो राजनीतिक तौर पर बहुत स्ट्रांग हो गया था। और फिर उसने कई संगठन भी बनाए हिंदू महासभा के अलावा, कुछ सफल हुए असफल भी हुए। फिर उसने एक अग्रणी अखबार शुरू किया। अग्रणी अखबार था मराठी भाषा का अखबार, और उस अखबार को शुरू करने के लिए वीर सावरकर ने उसको 10,000 रुपये दिए थे। तो अग्रणी अखबार जब शुरू किया उसने, तो अग्रणी अखबार का संपादक गोडसे बना। वो जर्नलिस्ट था, गोडसे जर्नलिस्ट था। और उसका एक दोस्त था नारायण आप्टे, बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर उस पुस्तक में नारायण आप्टे के बारे में बड़ी दिलचस्प जानकारी है। तो नारायण आप्टे जो उसका एक दोस्त है, वो दोनों आपस में मिलते हैं और एक अखबार शुरू करते हैं अग्रणी नाम से। तो गोडसे संपादक बनता है, नारायण आप्टे उसका मैनेजर बनता है। इसमें चैप्टर भी है, संपादक गोडसे, आप्टे मैनेजर। तो नारायण आप्टे और गोडसे मिलकर एक अखबार शुरू करते हैं अग्रणी, और ये अखबार अच्छा सर्कुलेशन में चले जाता है। उसका बड़ा हिंदुत्ववादी विचारों के अखबार प्रकट करता है। और 1944 तक आते आते अखबार अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचना शुरू हो जाता है। तो उस वक्त तक हिंदुत्व की आवाज़ उठाते थे गोडसे और आप्टे। लेकिन स्थितियां उस समय बिगड़ना शुरू हो जाती हैं जब डायरेक्ट एक्शन डे होता है 14 अगस्त 1946 को, और कत्लेआम होता है कलकत्ता में हिंदुओं का। उसके बाद नोआखली में हिंदुओं का नरसंहार होता है। तो गोडसे और आप्टे, उसका जो दोस्त था, दोनों की विचारधारा उग्र से उग्र होती जाती है। फिर क्या होता है कि एक समय ऐसा आता है कि जब भारत की आज़ादी तय हो जाती है, बंटवारा तय हो जाता है, तो ये लोग दोनों मिलकर अलग अलग प्लान बनाने लगते हैं। तो ये बहुत कम लोग जानते हैं। आज कई लोग सवाल उठाते हैं कि अगर गोडसे इतने ही देशभक्त था तो उसने जिन्ना को मारने की कोशिश क्यों नहीं की। तो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि गोडसे का और आप्टे का जो पहला प्लान था वो मोहम्मद अली जिन्ना को मारने का प्लान था। उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को मारने के लिए, क्योंकि 11 अगस्त को मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान जाते हैं, उसके पहले वो सारी बैठकें दिल्ली में औरंगजेब रोड में उनका घर था, और वहीं वो बैठकें करते थे मुस्लिम लीग के। और मुस्लिम लीग के सारे बड़े नेता इंडिया से ही थे, चाहे वो लियाकत अली खान हो, चाहे नवाब इस्माइल खान हो, चाहे वो खलीकुज्जमा चौधरी हो, सब भारत में दिल्ली में रहते थे। तो इनके साथ बैठकें वगैरह वो करते थे। तो गोडसे और आप्टे ने पहले जिन्ना को मारने का प्लान बनाया। तो इसके लिए एक सन्यासी होते थे महाराष्ट्र में, उनसे इन्होंने चंदा भी ले लिया। और उस चंदा लेके इन्होंने कोशिश की कि गोवा जाएंगे। उस समय गोवा भारत का हिस्सा नहीं था, पुर्तगाल का शासन था गोवा पे। तो इनका प्लान था कि गोवा में हम लोग मोर्टार खरीद लेंगे वहाँ के पुर्तगाली सैनिकों से, और उस मोर्टार से हम उस बैठक में हमला करेंगे जो जिन्ना मुस्लिम लीग के ले रहा होगा। मोर्टार क्या होता है? मोर्टार जो आर्मी इस्तेमाल करती है, जिससे एक बड़ा धमाका होता है। अच्छा। तो ना केवल ये जिन्ना को मारना चाहते थे, बल्कि जिन्ना के जितने मुस्लिम लीग के साथी थे उनको भी मारना चाहते थे। लेकिन ये चाहे वो नाथुराम गोडसे हो, चाहे वो नारायण आप्टे हो, ये हार्डकोर क्रिमिनल नहीं थे। तो ये प्लान तो बड़े बड़े बना लेते थे, लेकिन उसको अंजाम देना इनके बस का नहीं था। तो इन्होंने प्लान बनाया जिन्ना को मारने का, लेकिन ना इनको मोर्टार मिल पाए ना कुछ मिल पाया, तो वो इनका चला गया। फिर इन्हें सेकंड प्लान फिर जिन्ना को मारने का बनाया। इनको जब खबर मिली कि सितंबर 1947 में जिन्ना जो है स्विट्जरलैंड में छुट्टियां मनाने के लिए जाना चाहते हैं, तो इन्होंने प्लान बनाया कि स्विट्जरलैंड जाकर जिन्ना को मार देंगे। लेकिन जिन्ना स्विट्जरलैंड गए नहीं, क्योंकि उस वक्त तक भारत पाकिस्तान के बीच में कश्मीर का युद्ध छिड़ गया। तो जिन्ना उस उलझन में पाकिस्तान में फंसे रह गए, तो वो स्विट्जरलैंड नहीं गए। तो हो सकता है कि जिन्ना अगर स्विट्जरलैंड जाता तो हो सकता है पीछे पीछे वहां पहुंच जाते, लेकिन ये सफल होते या नहीं होते, क्योंकि कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये हार्डकोर क्रिमिनल नहीं थे। तो इन्होंने जब सोचा कि जब इस तरह के उसमें आ गया कि आवाज़ उठाना है इस विभाजन के खिलाफ और मुस्लिम अपीसमेंट के खिलाफ, तो इन्हें कुछ बड़ा करने का प्लान था। तो इस बड़ा करने के प्लान में इन्होंने एक पूरी टीम बनाई। बड़ा दिलचस्प उसके अंदर वर्णन है कि कैसे, इस बुक में ने पूरा लिखा है कि कैसे इन लोगों ने अपनी एक टीम तैयार करी। तो इनकी टीम कैसे तैयार हुई, थोड़ा सा मैं आपको उसमें बता देता हूँ कि एक मदन लाल पाहवा था, वो पाकिस्तान में रहता था, 20-21 साल उसकी उम्र थी। तो बचपन में उसकी माँ की डेथ हो गई थी, तो उसकी चाची ने उसको पाला था। उसकी चाची का नाम राम प्यारी था। तो जब वो उसकी चाची पाकिस्तान की बॉर्डर क्रॉस कर रही थी,
तो उसकी चाची की हत्या हो गई उसमें और मर गई वो। ऐसे ही उसका पिता घायल हो गया, तो उसके मन में बड़ी नफरत पैदा हो गई थी कांग्रेस और गांधी के प्रति। तो वो इनका एक पहला साथी बना। ऐसे ही इनका एक साथी था जिसका नाम था विष्णु करकरे। तो विष्णु करकरे एक अनाथ था और बड़ा स्ट्रगल करके वो आगे तक पहुंचा था, और अहमदनगर एक महाराष्ट्र में जगह है, वहाँ का वो नगर सेठ बन गया था, मतलब सबसे रईस लोगों में से एक। उसके वहाँ पर होटल्स थे, रेस्टोरेंट्स थे, और वो एक बड़ा हिंदू महासभा का कार्यकर्ता था। तो जब नोआखली के अंदर हिंदुओं की हत्याएं हुई, हिंदुओं का नरसंहार हुआ और हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, तो विष्णु करकरे वहाँ पर कैंप लगाने के लिए गया था। तो उसने वो जो स्थिति देखी नोआखली की, तो वहाँ से उसका ब्रेन वॉश हो गया। तो वो एक इनका साथी बन गया। इसके अलावा नाथुराम गोडसे का छोटा भाई था गोपाल गोडसे, उसको भी नाथुराम गोडसे ने अपने साथ मिला लिया, क्योंकि गोपाल गोडसे ब्रिटिश आर्मी का सदस्य था, ब्रिटिश आर्मी में रह चुका था और इराक में उसकी पोस्टिंग थी। तो जब इराक में उसकी पोस्टिंग थी तो उसको एक पिस्टल वहाँ से वो लेकर आया था, और उस पिस्टल को उसने अपने पैतृक गांव जो गोडसे का था उसके आंगन में, अपने घर के पैतृक घर के आंगन में दबा दी थी। तो गोडसे को पिस्टल चाहिए थी, इसलिए गोपाल गोडसे को भी अपने साथ मिला लिया। इसके अलावा एक क्रिमिनल इन्होंने एक और हायर किया, वो था दिगंबर बड़गे। उसकी एक आंख छोटी थी, एक आंख बड़ी थी, और उसका एक नौकर था शंकर किस्तैया, जो ना हिंदी जानता था, ना अंग्रेजी जानता था, ना मराठी जानता था, वो सिर्फ तेलुगु बोलना जानता था। उस बेचारे को कुछ भी नहीं मालूम था। तो दिगंबर बड़गे जो था वो इलीगल आर्म्स बेचता था, तो इनको उसके लिए आर्म्स चाहिए, तो इन्होंने दिगंबर बड़गे को भी शामिल कर लिया। तो इस तरह का इनका एक गिरोह बन गया। अब इनको कुछ बड़ा करना था। अब इसी बीच में जनवरी का दूसरा हफ्ता शुरू होता है और 13-14 जनवरी को गांधी आमरण अनशन का ऐलान करते हैं। तो गांधी का जो अनशन, जो हमें इतिहासकार समझाने की कोशिश करते हैं बार बार, कि गांधी का जो आखिरी आमरण अनशन था वो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, दिल्ली में शांति स्थापित करने के लिए था। ये सफेद झूठ है। गांधी का वो अनशन कोई हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने के लिए नहीं था, क्योंकि दिल्ली में ऑलरेडी शांति हो चुकी थी, छोटी मोटी घटनाएं होती थी। आज भी भारत में किसी भी शहर में छोटी मोटी घटनाएं हिंदू मुस्लिम होती रहती हैं। तो गांधी का जो अनशन था उसका हिडन एजेंडा सिर्फ एक ही था, पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देना। तो गोडसे और उसका गिरोह जब तक ये प्लान बना रहा था कि हमें कुछ बड़ा करना है, स्पष्ट नहीं थे 13 जनवरी तक। लेकिन 13 जनवरी की शाम को जब गांधी आखिरी अनशन का ऐलान करते हैं, तो गोडसे और नारायण आप्टे उस वक्त अपने अखबार के दफ्तर में बैठे होते हैं। और हमारे नए दर्शक जानते नहीं होंगे और कई लोग वैसे नहीं जानते हैं, जैसे आज मेल पर और व्हाट्सएप पर और खबरें फ्लैश हो जाती हैं, तो आजकल का दौर अलग है। उस समय टेली प्रिंटर होता था अखबारों के दफ्तर में, टेली प्रिंटर पे खबर आती थी। तो जब टेली प्रिंटर घड़घड़ा के बजा और उसमें कागज़ निकलना शुरू हुआ, एक तरह से फैक्स मशीन जो होती है उसी टाइप का एक टेली प्रिंटर होता था। उससे जब टेली प्रिंटर से वो कागज़ बाहर निकलना शुरू हुआ और उसमें लिखा हुआ था कि कल से गांधी का आमरण अनशन शुरू हो रहा है, और उसी पल नाथुराम गोडसे और आप्टे तय करते हैं कि अब वो गांधी को मारेंगे। तो उनका टारगेट 13 जनवरी को तय हो जाता है। तो अब ये दिलचस्प है कि जब इनकी पूरी टीम भी बन चुकी है, तो ये कितने अनाड़ी हैं। तो अब ये बहुत कम लोग जानते हैं कि गांधी को जब मारने का प्लान इन्होंने 13 जनवरी को तय कर लिया कि अब हम गांधी को मारेंगे, टारगेट फिक्स कर लिया इन्होंने, तो उस समय गैंग का लीडर, इनके गिरोह का लीडर या इनके दल का लीडर नाथुराम गोडसे नहीं होता। इनके दल का लीडर होता है, इनके गैंग का लीडर होता है नारायण आप्टे। वो लीड कर रहा है, गोडसे नंबर 2 पे है, वो बाकी लोग हैं। तो ये लोग प्लान बनाते हैं कि गांधी को मारना है। ये लोग अलग अलग अपने साधनों से दिल्ली पहुंच जाते हैं, और गोडसे और आप्टे उस जमाने में फ्लाइट से आते हैं दिल्ली। बड़े बड़े लोग फ्लाइट पे नहीं चलते थे, तो फ्लाइट से दिल्ली और इनको हिडन एजेंडा जो था गांधी जी का वो पता चल गया था कि सारे देश को पता था। उस वक्त के अखबार जो थे वो लिख रहे थे कि हिडन एजेंडा 55 करोड़। गांधी भी अपने भाषण में कहा, क्योंकि जैसे ही गांधी ने अनशन शुरू किया 2 दिन बाद पैसा रिलीज कर दिया पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए। गांधी ने भी कहा अगर मैं अनशन नहीं करता तो 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को नहीं मिलते। उस वक्त की मीडिया रिपोर्ट से कहती है, मैंने पूरा रिसर्च किया, इस बुक में पूरा है कि 55 करोड़ रुपए देने के लिए अनशन था वो गांधी का। तो खैर, तो जब ये दिल्ली पहुंच जाते हैं, तो दिल्ली में जब गोडसे निकलता है 16, 17, 18 जनवरी के आसपास, तो वो देखता है कि जब गांधी का अनशन अपने बिल्कुल उफान पर होता है और गांधी की तबीयत बिगड़ना शुरू हो जाती है, और गांधी कहते हैं कि जो मुसलमानों के जो हिंदू शरणार्थियों ने मुसलमानों के खाली घरों पे कब्जा कर रखा है, इसको वहाँ से निकाला जाए, क्योंकि उन मुसलमानों के घरों पे कब्जा कर लिया था हिंदुओं ने, जो मुसलमान ऑलरेडी पाकिस्तान चले गए थे, तो घर खाली पड़े हुए थे। और नियम के मुताबिक यही था, भारत पाकिस्तान की सरकार की जो एक मौन सहमति ये बनी थी कि वो जो हिंदू घर पाकिस्तान में खाली हुए हैं वो यहाँ से गए मुसलमानों को मिल जाएंगे, और जो हिंदू वहाँ से आए हैं यहाँ मुसलमानों के खाली घर उनको मिल जाएंगे। लेकिन गांधी ने उनको घरों से निकलवाने के लिए कहा,
तो दिल्ली में उस वक्त मतलब सालों का रिकॉर्ड ठंड का टूट गया था और पानी बरस रहा था। मतलब मौसम ऐसा था कि घरों के अंदर हम नहीं बैठ पाए। तो उस ठंड में, उस बरसात में हिंदू शरणार्थियों को जो अपनी बड़ी बड़ी कोठियां लाहौर और पेशावर की छोड़कर आए थे, उनको घरों से खींच खींच कर बाहर लाया गया और एक गोडसे ने अपनी आंखों से देखा। उसके बाद उसका और ये तय हो गया कि अब गांधी को मारना है। तो इनका जो पहला प्लान था, अभी सब लोग जानते हैं कि 30 जनवरी को आए, गोडसे आया, उसने गांधी को मार दिया। ये पूरी कहानी नहीं है। असल में गोडसे और आप्टे ने गांधी को मारने की तारीख तय करी थी 20 जनवरी 1930, मतलब गांधी जब मरे उसके 10 दिन पहले। तो इनका प्लान ये था, और ये किया भी इन्होंने, प्लान आधा तो कर ही लिया था इन्होंने, कि 20 जनवरी को जब गांधी बिरला भवन में प्रार्थना सभा कर रहे होंगे, गांधी रोज शाम को 5 बजे प्रार्थना सभा करते थे, 5 बजे फिक्स टाइम था उनका, तो ये सब लोग पहुंचेंगे, मदन लाल पाहवा बम फोड़ेगा दूर जाकर। तो जैसे ही बम फूटेगा तो भगदड़ मचेगी। भगदड़ जब मचेगी तो उसके सामने दिगंबर बड़गे और उसका नौकर शंकर किस्तैया जो होंगे वो खड़े रहेंगे। वो गांधी को सामने से गोली मारेंगे, हैंड ग्रेनेड्स फेंकेंगे, और पीछे गोपाल गोडसे वगैरह छुपे होंगे, वो पीछे से गांधी पर गोली चलाएंगे एक सर्वेंट क्वार्टर से, जहाँ से जाली से गांधी दिखाई दे रहे थे खिड़की से, और इस तरह से गांधी को मार देंगे। और गांधी के साथ सोहरावर्दी भी प्रार्थना सभा में अक्सर हुआ करता था, जिसको हम बूचर ऑफ बंगाल कहते हैं। मुस्लिम लीग का नेता था, बाद में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना वो, तो जिसने डायरेक्ट एक्शन डे में हिंदुओं का कत्ल करवाया था। तो इन दोनों को मारने का इन्होंने, गांधी और सोहरावर्दी को मारने का प्लान 20 जनवरी को बनाया। ये सब लोग 20 जनवरी को पहुंच भी गए बिरला भवन। तो अब जब ड्यूटी लगती है, और जब मैंने इसका पूरा रिसर्च किया तो बहुत चौंकाने वाले खुलासे हुए। जब, क्योंकि मैं आपको जैसे बताऊंगा धीरे धीरे, तो सर उससे पहले आप बताओ, एक बार मुझे ये बता दो, इतनी डिटेल्ड रिसर्च के सोर्सेस क्या थे उस मैंने आपको बताया ना। देखिए क्या हुआ कि उस वक्त के जो नेता थे नहीं, बट ये जो इनका गिरोह बना, इनकी प्लानिंग किसने मेंशन देखिए करी? वो पुलिस की चार्जशीट है। अच्छा, पुलिस ने जब इन सबको गिरफ्तार कर लिया, इनके बयान है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं, कोर्ट का फैसला है, ये सब चीजें हैं, इंक्वायरी है। उसका कपूर कमीशन ने गांधी की मृत्यु के बाद 25 साल बाद करीब करीब इंक्वायरी की थी, वो इंक्वायरी रिपोर्ट है, उसके बेस पर ये सब तैयार हुआ है। तो इसी इसमें आता है कि जब गोडसे का गैंग, मैं तो कहूंगा गोडसे का गैंग ना कहा जाए, मैं कहूंगा आप्टे का गैंग, क्योंकि उस वक्त आप्टे लीडर था, तो वो जब बिरला भवन पहुंचते हैं तो मदन लाल पाहवा ने बाद में अपने बयान में बताया कि इनके साथ गांधी की एक करीबी महिला भी जुड़ी हुई थी। ये मदन लाल पाहवा अपने बयान में कहता है कि सफ़ेद साड़ी पहने एक महिला थी जो गांधी के पास खड़ी हुई थी, उसके चेहरे पे वाइट स्पॉट थे, और वो गांधी के पास से आकर गोडसे से मिलने आई और गोडसे से उसने मराठी में बातचीत करी। और आज तक भारत में वो महिला कौन थी, क्या उसका बैकग्राउंड था, या पाहवा ने पुलिस की मार से झूठ बोला था, वो कोई इस पर चर्चा नहीं करता। खैर वापस 20 जनवरी पर आए तो जब ये सारा गिरोह आप्टे और गोडसे का वहां पर पहुंचा तो पाहवा ने सबसे पहले बम दूर लगाया और बम में आग लगा दी, एक दिया सलाई टाइप, उसका वो दिया सलाई माचिस लगा दी, बम फूटा। लेकिन बम फूटने पे उतनी जोर से आवाज नहीं हुई जितनी उनकी उम्मीद थी, तो भगदड़ उतनी मच नहीं पाई। और आज भी यूट्यूब में आप सर्च करना, वो ऑडियो गांधी का मौजूद है उस दिन बम फूटने वाला। The explosion was from a bomb thrown by a Hindu refugee to kill Gandhi. ऐसे हम डर जाएंगे तो सचमुच यहाँ कोई हो जाए तो हमारा हाल कैसा होगा। सुनो सुनो सुनो, सब सुनो, कुछ नहीं हुआ है। चलिए शांत रहिए। तो गांधी बोलते हैं बैठ जाओ, घबराने की जरूरत नहीं है, पीछे पुलिस ने कोई प्रैक्टिस की होगी, उसकी आवाज होगी, बैठ, ऐसे घबराने से काम। तो भगदड़ नहीं मच पाई, और जब भगदड़ नहीं मच पाई तो जो गोलियां चलानी थी, वो ग्रेनेड फेंकने थे गांधी के ऊपर, बड़गे और शंकर किस्तैया को, वो डर गए तो वो भाग गए। तो ये दोनों भागे तो इनको देखकर गोपाल गोडसे भागा, गोपाल गोडसे भी भागा तो इसको देखकर नारायण आप्टे और नाथूराम गोडसे भी भाग गए। लेकिन सोचिए कितने अनाड़ी थे कि इन लोगों ने रैकी तो कर ली थी बिरला भवन की, लेकिन जब सुबह रैकी करने आए थे तो मदन लाल पाहवा को लेकर नहीं आए थे। तो मदन लाल पाहवा बिरला भवन के पहली बार जीवन में आया था। मैं सोच रहे हैं कितने अनाड़ी किस्म के लोग थे, और चले थे गांधी को मारने। तो मदन लाल पाहवा जब भागा तो वो रास्ते भूल गया, तो भागता भागता वो उसी जगह पहुंच गया जहां पर उसने बम फोड़ा था। तो वहां एक औरत ने उसको बम में आग लगाते हुए देख लिया था। अच्छा। तो वो औरत चिल्लाई
पुलिस को देखकर बोला इसी लड़के ने बम फोड़ा था, इसी लड़के ने बम फोड़ा था। वहीं की वहीं मदन लाल पाहवा को दबोच लिया पुलिस ने। तो 20 जनवरी की शाम गांधी को मारने वाला जो गैंग था उसका एक बहुत बड़ा जो उसका एक की पर्सन था वो पुलिस के हाथ आ गया। गांधी ने कहा इसके ऊपर कोई हिंसा का इस्तेमाल नहीं करना, इसको मारना नहीं, गुस्साया युवक है, कर दिया इसने। लेकिन पुलिस ना तब की ना आज की, उसका अहिंसा, गांधी की अहिंसा में कभी विश्वास नहीं। आप भी जानते हैं, खाए कि नहीं खाए आप लोगों ने कभी डंडे पुलिस के? सर लकीली नहीं खाए और खाए खैर भी हमने ना। तो खाए। आपने खाए? हाँ, कॉलेज टाइम में। अच्छा। पुलिस ने तबीयत से मदन लाल पाहवा को मारा तो मदन लाल पाहवा ने तोते की तरह सारे राज उगल दिए। उसने नाथूराम गोडसे का पूरा हुलिया दे दिया। उसने पुलिस को ये बता दिया कि अग्रणी अखबार का संपादक इसका मेन आदमी है, मैनेजर इसका मास्टरमाइंड है। दोनों की पूरी जानकारी दे दी। अग्रणी अखबार बहुत बड़ा अखबार था, पुलिस चाहती तो पकड़ लेती 2 दिन के अंदर। उसके बाद उसने विष्णु करकरे का नाम दे दिया। तो विष्णु करकरे ना सिर्फ नगर सेठ था अहमदाबाद का, बल्कि वो काउंसलर भी था, पार्षद भी था। उसके बारे में बता दिया, गोपाल गोडसे के बारे में बता दिया, दिगंबर बड़गे के बारे में बता दिया, शंकर किस्तैया के बारे में बता दिया। तो 7 लोग थे। मदन लाल पाहवा पकड़ा गया, बाकी 6 के बारे में सब कुछ उसने उगल दिया। 20 जनवरी की शाम, 10 दिन पहले गांधी की हत्या के 10 दिन पहले दिल्ली पुलिस के पास गोडसे और उसके साथियों यानी गांधी के हत्यारों की पूरी जानकारी उपलब्ध थी। ठीक है, अब यहां से कहानी शुरू होती है। इस पर कोई बात नहीं करता। हिंदुत्व की विचारधारा ने गांधी को मारा है, सब चिक चिक के कहेंगे, लेकिन कोई ये नहीं बोलेगा कि गांधी, नेहरू सरकार और सरदार पटेल जो समय गृह मंत्री थे उनकी लापरवाही की वजह से गांधी मारे गए। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जो जानकारी मदन लाल पाहवा ने दे दी थी दिल्ली पुलिस को, और दिल्ली पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। बाद में उन्होंने 2 दिन बाद ही, 1 दिन बाद ही ये सारी इंफॉर्मेशन महाराष्ट्र और मुंबई पुलिस के साथ शेयर कर ली, जहां पे गोडसे और उसके साथी जो उनका बेस था महाराष्ट्र, उनसे शेयर कर ली। उसके बाद भी पकड़ाई नहीं गया। और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जो मदन लाल पाहवा ने उस रात अपने बयान में जो जानकारियां दी थी, वो अगर एक कांस्टेबल को दे दी जाती है वो बयान कि भाई ये एक जानकारी मिली है, जरा इन सबको पकड़ना है, तो वो कोई दिल्ली पुलिस का एक छोटा सा भी कांस्टेबल 3 दिन के अंदर सबको जेल के अंदर सलाखों के पीछे पहुंचा देता। इतना ओपन एंड शट केस था। एक एग्जांपल बताता हूं कि जब मदन लाल पाहवा को मारा गया, मतलब पीटा गया, तो उसने बताया, बोला कहाँ रुके हैं बाकी लोग? तो उसने कहा कि जो मास्टरमाइंड है नारायण आप्टे, जो अग्रणी के मैनेजर और संपादक हैं, वो कनॉट प्लेस दिल्ली के मरीना होटल के कमरा नंबर 20 में रुके हैं। तो पुलिस तत्काल उसको लेकर गई छापा मारने के लिए, लेकिन तब तक गोडसे और आप्टे भाग चुके थे। उन्होंने मुंबई की ट्रेन, कानपुर जाने वाली ट्रेन पकड़ ली थी। कानपुर से वो दूसरी ट्रेन पकड़ के मुंबई उनको जाना था। तो जब मरीना होटल पहुंचे तो पूछताछ शुरू करी थी। कालीराम नाम का एक वेटर हुआ करता था। तो इससे उन्होंने पूछा कौन है इधर, कौन रुका था, क्या रुका था? तो कालीराम ने बोला कि ये सुबह सुबह ड्राई क्लीनिंग के कपड़े देकर गए थे, वो कपड़े देख लीजिए। तो उस जमाने में ज़्यादातर लोग सफ़ेद खादी की शर्ट या कुर्ते पहनते थे, तो कपड़े मिक्स ना हो जाएं, मेरे कपड़े आपके पास, आपके कपड़े मेरे पास, ना कोई लॉन्ड्री वाला कर दे, तो लोग अपने इनिशियल्स लिख देते थे ब्लैक इंक से। तो जो नाथूराम गोडसे ने सुबह कपड़े कालीचरण वेटर को अपने लॉन्ड्री के लिए दिए थे, उसकी कॉलर के पीछे लिखा हुआ था NVG, N फॉर नाथूराम, V फॉर विनायक, G फॉर गोडसे, N.V.G. पुलिस के पास अग्रणी अखबार का संपादक और मैनेजर इसमें शामिल है, जानकारी है। उसके कपड़े शामिल है जिसमें लिखा हुआ है N.V.G. वहीं लेटर हेड पे एक आशुतोष लहरी, जो हिंदू महासभा के महासचिव होते थे, उनकी एक प्रेस रिलीज मिलती है जो उन्होंने किसी मसले पे गोडसे को सुबह दी थी। तो 3 क्लू हैं आपके पास। आपको पता करना है कि अग्रणी का संपादक कौन है, 2 मिनट में मालूम पड़ जाएगा। सारे अखबारों की लिस्ट, आज भी मैं तो खुद जर्नलिस्ट हूं, PIB जो होता है, जो भारत का गृह मंत्रालय होता है, सूचना प्रसारण मंत्रालय होता है, भारत की जो खुफिया एजेंसी IB है, इन सब में भारत में प्रकाशित होने वाले सारे अखबार, उनके मालिकों के नाम, उनके संपादकों के नाम, उनके पते, ये लिखे होते हैं। और तब भी लिखे होते थे, नहीं पता किए, कपड़ों से वो नाम मैच नहीं कह रहा। आशुतोष लहरी की प्रेस रिलीज है, तो आशुतोष लहरी से जाके पूछा नहीं कि किसको दी थी तुमने। बाद में आशुतोष लहरी ने कहा गांधी की हत्या के बाद कि मुझसे पूछते तो बता देता कि मैंने नाथूराम गोडसे को दी थी। कुछ नहीं किया। मुंबई पुलिस के पास सारी जानकारी थी, उसने कुछ नहीं किया। अभी यहां पे बहुत दिलचस्प किस्सा बताता हूं कि जो मदन लाल पाहवा था, उसकी उम्र थी सिर्फ 20 साल, बड़ा बोला था वो। 20 साल के लड़के में कितनी अकल होती है। तो वो एक प्रोफेसर JC जैन थे मुंबई में। तो गली गली में जाके उनकी किताबें, बस स्टॉप पे, बस में उनकी किताबें बेचा करता था वो। बड़े बड़े प्रोफेसर थे वो हिंदी के। बाद में उनको भारत सरकार ने पद्मश्री भी दिया JC जैन को।
तो जेसी जैन के पास वो मुंबई से निकलने से पहले 11 जनवरी के आसपास, मतलब जो 20 जनवरी का हमला किया उसके 10 दिन पहले वो जैन साहब के पास पहुंचा। उसने बोला कि हम लोग मुंबई दिल्ली जा रहे हैं और हम एक किसी बड़े नेता को मारेंगे। तो जैन साहब तो थोड़ा वो लगा, बोला तुम किसको मारोगे? बोला हम लोग गांधी को मारना चाहते हैं। तो बोला कौन है, कौन मारेगा गांधी को, कौन तुम्हारे साथ और कौन कौन है? तो उसने सबके नाम बता दिए कि मेरे साथ ये लोग हैं और ये हमारा गैंग है और हम गांधी को मारने वाले हैं। तो जैन साहब को पहले तो ये लगा कि यार ये पाकिस्तान से आया शरणार्थी है, लुटा पिटा आया है, परिवार को खोया है, तो ऐसी गुस्से में कुछ भी बोल रहा है, उन्होंने लाइटली लिया। लेकिन जब 21 जनवरी को उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया देखा जैन साहब ने, और उसमें उन्होंने देखा कि गांधी की प्रार्थना सभा में बम फूटा है और बम फोड़ने वाले का नाम है मदन लाल पाहवा, तो जैन साहब के तो हवा टाइट हो गई। वो भागते भागते सीधे बीजी खेर के पास पहुंचे, जो उस समय मुंबई प्रेसिडेंसी उस समय कहते थे, महाराष्ट्र का जो था उसको मुंबई प्रेसिडेंसी कहते थे, इसमें गुजरात और महाराष्ट्र दोनों आते थे। उसके जो मुख्यमंत्री थे बीजी खेर, उनके पास वो पहुंचे। तो बीजी खेर ने कहा मेरे पास समय नहीं है, आप मोरारजी देसाई से मिल लो। मोरारजी देसाई उसमें बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गृह मंत्री हुआ करते थे, बाद में मोरारजी देसाई इस देश के प्रधानमंत्री बने। तो जैन साहब ने सारी जानकारी मोरारजी देसाई को दे दी कि वो मदन लाल पाहवा जिसने कल गांधी जी की सभा में बम फोड़ा है वो मेरे साथ काम करता था, उसने ये नाम बताएं, ये करें वो करें। तो मोरारजी देसाई ने कहा अच्छा हुआ आपने हमको बता दिया, ये जानकारी हम दिल्ली तक पहुंचा देंगे। मतलब महाराष्ट्र के गृह मंत्री को जानकारी मिल गई और जो देश का गृह मंत्रालय उसको भी जानकारी मिल गई। अब दोनों ने मिलके जो कूड़ा किया इसका, उसकी परिणति जो उसका अंजाम हुआ वो 30 जनवरी को गोडसे ने गांधी को मारकर किया। तो वो 20 जनवरी का हमला नाकाम हो गया, तो गोडसे और सब भागे अपने अपने रास्तों पे। तो गोडसे, अब इसका बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी शुरू होती है कि गोडसे में अभी तक तो जैसा मैंने बताया कि इस पूरे गिरोह का लीडर जो था वो नारायण आप्टे था और सब मिलके गांधी को मारना चाह रहे थे। अगर 20 जनवरी का हमला कामयाब होता तो गांधी का हत्यारा जो हम पढ़ते हैं नाथूराम गोडसे, वो उसकी जगह होता दिगंबर बड़गे, क्योंकि गांधी को गोली मारने की जिम्मेदारी दिगंबर बड़गे को दी गई थी, गोडसे और आप्टे की नहीं थी। वो सिर्फ दिमाग लगा रहे थे अपना। तो जब ये हमला नाकाम हो जाता तो बड़े शर्मिंदा हो जाते हैं दोनों, और ट्रेन में आ रहे होते हैं। तो वो ट्रेन कानपुर वाली ट्रेन इन्होंने पकड़ी होती है कि सीधे मुंबई की नहीं पकड़ेंगे, कानपुर की ट्रेन पकड़ते हैं। तो ट्रेन जब आ रहे थे तो रात भर गोडसे जो है वो जगा रहा, नारायण आप्टे सो गया। और सुबह 5 बजे, जो नारायण आप्टे ने बाद में बताया कि सुबह 5 बजे गोडसे ने नारायण आप्टे को उठाया और कहा कि ऐसे गांधी को नहीं मारा जा सकता, किसी अकेले को गांधी को मारना होगा, किसी एक व्यक्ति को, और मैं गांधी को मारूंगा। तो आप्टे ने बाद में कहा कि मैंने जब उसको देखा, जब उसने ये कहा कि मैं गांधी को मारूंगा, ये 20 और 21 जनवरी की रात गोडसे ने तय किया कि अब वो गांधी को मारेगा, मतलब खुद अपने हाथों से। तो आप्टे बाद में कहता है अपने बयान में कि जब मैंने गोडसे को देखा तो मुझे लगा कि अब शायद गांधी नहीं बचेंगे। मतलब आप्टे का कहने का मतलब ये था कि जिस स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ उसने बोला था, मतलब जो उसके एक्सप्रेशंस थे उससे देख के लग रहा था कि अब ये करके रहेगा ये काम। और फिर क्या होता, कानपुर में जब वो उतरते हैं सुबह और वहीं पे स्टेशन पे एक उस समय रिटायरिंग रूम में रुक जाते हैं, तो गोडसे जब निकलता है तो लोग चर्चा कर रहे होते हैं स्टेशन पे। एक शाम पहले जो बम विस्फोट गांधी का सभा में होता है, तो लोग ये कर रहे थे अरे अच्छा था, गांधी को मर जाना चाहिए, ऐसा गोडसे कहता है कि लोग एक स्टेशन पे चर्चा कर रहे थे कि जो एक दिन पहले बम विस्फोट हुआ है, अच्छा होता गांधी उसमें मर जाते। तो बोले यहां से मैंने और तय कर लिया कि अब तो गांधी को मरना ही होगा। तो यहां से वो तय कर लेता कि मैं मारूंगा गांधी को, और वो ये समझ जाता है कि मिलजुल कर इतने सारा गैंग वैंग बना के गांधी को हम मार नहीं सकते हैं। तो वो मदन लाल पाहवा पकड़ा गया, तो वो जानते थे मदन लाल पाहवा ने सारे राज उगल दिए, अब हम तक पुलिस कभी भी पहुंच सकती है। तो सबसे पहले वो गोपाल गोडसे को अलग करता है, बोला तुम ज्वाइन कर लो अपनी नौकरी, वापस तुम जाओ। दिगंबर बड़गे को वो अपने साथ रखता है क्योंकि उसका वो एक दोस्त होता है मोरल सपोर्ट के लिए। नारायण आप्टे को वो साथ रखता है, 3 रहते हैं। दिगंबर बड़गे इनसे नाराज हो जाता है क्योंकि दिगंबर बड़गे को समझ में आ जाता है कि ये लोग तो बम फोड़ता मदन लाल पाहवा, गोली मैं मारता और मेरा नौकर मारता, और पीछे से गोली चलाता गोपाल गोडसे, और पुलिस अगर पकड़ती तो मदन लाल पाहवा को पकड़ा, उसके बाद हम दोनों को पकड़ती और गोपाल को पकड़ती, ये नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे तो बच जाते। तो वो इसी बात पे नाराज होकर इनका साथ छोड़ देता, अपने नौकर के साथ चले जाता है। तो बचते हैं अब 3, नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे और दिगंबर विष्णु करकरे। इसके बाद इनको चाहिए होती है पिस्टल, इनके पास पिस्टल नहीं होती, तो ग्वालियर जाते हैं पिस्टल की तलाश में, और वहाँ पे डॉक्टर दत्तात्रेय परचुरे एक आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं, और थे वो MBBS, लेकिन वो प्रैक्टिस आयुर्वेद की करते थे। तो उनसे ये एक पिस्टल हासिल करते हैं। पिस्टल भी आज भी एक रहस्य है कि वो पिस्टल किसकी थी, कौन थी उसका, हाँ मतलब खरीदी, लेकिन उसका असली मालिक जो है वो आज तक
सामने नहीं है। वो चाहते तो पता कर सकते हैं, लेकिन सरकार ने शायद कोशिश नहीं करी, क्योंकि उस पिस्टल के असली मालिक को ढूंढने में हो सकता है उस वक्त के किसी बड़े नाम का खुलासा हो जाता, तो शायद सरकार भी डर गई, ये सरकार शायद नहीं चाहती थी। उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने पिस्टल हासिल कर ली इस तरह से ग्वालियर से। तो जब पिस्टल हासिल कर ली तो ये उसके बाद दिल्ली आए। अब दिल्ली जब ये आए तो पिस्टल हासिल करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि उसके पहले जब वापस भाग के मुंबई पहुंच गए थे, पुणे पहुंच गए थे, तो वापस ये फ्लाइट से आए थे और उसके बाद ये ग्वालियर आए, ग्वालियर से पिस्टल ली, वापस दिल्ली पहुंच गए। और दिल्ली पहुंच के आ गई तारीख 29 जनवरी, गांधी की हत्या के एक दिन पहले। और 29 जनवरी को ये दिन भर घूमे, रात में इन्होंने एक तस्वीर खिंचवाई गोडसे ने अपनी आखिरी आज़ादी वाली, मतलब जब आज़ाद था जब तक वो। और उसके बाद ये रात में रुके स्टेशन पर ही और खाना वाना खाया और अगले दिन गए। तो अब इस पूरे घटनाक्रम में 20 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में इन्होंने कई जिंदा सबूत छोड़ दिए अपने खिलाफ, कि इनका प्लान ये था कि दुनिया को ये बताएंगे कि नाथूराम गोडसे अकेले आया और उसने पिस्टल से गांधी को मार दिया। लेकिन पूरे इस दौरान गोडसे के साथ आप्टे भी था, इसके सबूत इन्होंने छोड़ दिए। और वो ऐसे छोड़े, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है कि जब फ्लाइट से दिल्ली आ रहे थे नारायण आप्टे और नाथूराम गोडसे, तो गोडसे बड़ा शरीफ किस्म का था, वो लड़कियों में रुचि नहीं थी और ब्रह्मचारी टाइप उसका व्यक्तित्व था। लेकिन जो नारायण आप्टे था वो बड़ा ही रंगीन मिजाज का था, उसके कई अफेयर्स चलते थे और लड़की देख के फिसल जाता था वो। तो उसने एयर होस्टेस पे नज़र पड़ी, उसका नाम था लॉर्ना ब्रॉडविज, और एंग्लो इंडियन एयर होस्टेस, उसको देख के उसका दिल आ गया उस एयर होस्टेस पे, नारायण आप्टे का। तो बार बार कॉफ़ी मंगाने के लिए, चाय मंगाने के लिए, पानी मंगाने के लिए उसने इतना परेशान किया उस एयर होस्टेस को, लॉर्ना ब्रॉडविज को, कि उसकी आंखों में उसके शक्ल छप गई। तो बाद में जब गवाही हुई तो उसने बता दिया कि ये गोडसे तो था ही था, ये आदमी भी इसके साथ था। तो ऐसे मतलब कई मूर्खतापूर्ण कार्य किए इन्होंने, जिससे इनकी दोनों के साथ होने की, जिसकी वजह से दोनों को फांसी हो गई। मतलब आप्टे बच जाता, लेकिन आप्टे को भी इसी चक्कर में फांसी हो गई, सबूत छोड़ दिए थे उन्होंने। तो खैर ये फिर 30 जनवरी को इन्होंने तय किया कि ये गांधी को शाम को प्रार्थना सभा के अंदर मारेंगे। तो ये लोग तांगे से वहाँ पर पहुँचे और उसके बाद जो सीन था, जो हमने देखते हैं, जो उसका पूरा एक, जो हमने सारे गवाहियाँ पढ़ी हैं, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वो मालूम होना चाहिए कि कैसे मारा गांधी को और गांधी को मारने की ठीक बात क्या हुआ, क्योंकि कई भ्रांतियाँ, कई भ्रम इस बारे में हैं। तो गोडसे जब गांधी को मारने के लिए इंतज़ार कर रहा था तो गांधी लेट हो गए थे, 17 मिनट लेट हो गए थे। 5 बजे सभा में पहुंच जाते तो उस दिन 5:17 पर गांधी की हत्या होती, तो 17 मिनट लेट थे। तो 5:15 सरदार पटेल से मिलने के बाद गांधी ने धीरे धीरे चलना शुरू किया। तो हमेशा उनके साथ एक सिख होते थे जो आज़ाद हिंद फौज में पहले रह चुके थे, वो भीड़ को हटाने का काम करते थे। उस दिन वो नहीं थे, वो उस दिन उनके साथ कोई मिलने आ गया था तो उससे मिलने के लिए चले गए थे वो। तो उनके साथ सिर्फ आभा और मनु थी। तो गांधी धीरे धीरे चलते आ रहे थे और भीड़ में गोडसे खड़ा हुआ था, उसके हाथ में जेब में पिस्टल थी, पिस्टल पे उसने जेब में हाथ डाल के पिस्टल का सेफ्टी कैच खोल रखा था। उसके पास गांधी जैसे ही करीब आए तो पिस्टल निकाल के उसने हाथ में पिस्टल छुपाई। सबसे पहले उसने गांधी के पैर छुए, झुका उनके सामने, और उसने अपने बयान में कहा बाद में कि मैंने गांधी की हत्या से पहले उनके इसलिए पैर छुए क्योंकि मैं उनको धन्यवाद देना चाहता था इस बात के लिए कि उन्होंने भारत की आज़ादी में जो योगदान दिया है, जिसकी वजह से उन्होंने पूरे देश में जो जागृति की स्वतंत्रता के प्रति और लोगों को मोटिवेट किया, उसके प्रति आदर व्यक्त करने के लिए पहले मैंने गांधी के पांव पड़े। उसके बाद जो अगला स्टेप उसने लिया, उसने मनुबेन को धक्का दिया। मनुबेन को धक्का दे के दिया तो मनुबेन के हाथ से सामान गिर गया और पीछे हट गई और उसने एक के बाद एक गांधी पर गोलियां चलाई। तो गांधी पे जब गोलियां चलाई तो उसने 2 बार ट्रिगर दबाया, लेकिन गोलियां 3 निकली क्योंकि ऑटोमेटिक पिस्टल थी वो। इसके बाद गांधी नीचे गिर गए और गोडसे ने पिस्टल समेत अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। अब भीड़ में से किसी की हिम्मत नहीं थी गोडसे को आकर पकड़ लेता, क्योंकि उसके हाथ ऊपर थे, पिस्टल उसके हाथ में थी, इस तरह की पोजीशन उसकी थी। तो भीड़ उसको देख रही है, गोडसे भीड़ को देख रहा है और कोई उसको पकड़ने नहीं आ रहा, सब डरे हुए हैं उससे। गांधी नीचे पड़े हुए हैं, खून बह रहा है उनका। तो गोडसे को पहले से तय था कि उसको भागना नहीं है, उसको वहीं सरेंडर कर देना है। तो उसको लगा कि भीड़ इस पिस्टल से डर रही है जो इस वक्त मेरे हाथ में, अगर मैं इसको नीचे लाऊंगा तो नीचे लाते वक्त किसी को यह ना बाद में कह दे कि मैंने भीड़ पे हमला करने की कोशिश करी, तो यह आरोप मेरे ऊपर लग जाएगा। तो वो एक नजर जब घुमाता है तो उसको एक व्यक्ति नजर आता है जो थोड़ा सा उसको लगता है कि पुलिस या आर्मी से संबंधित है, तो उसको वो आंखों से इशारा करता है और उसको कहता है कि तुम आगे आओ। तो वो व्यक्ति आगे आता है और गोडसे का हाथ यहां से पकड़ता है और पिस्टल उसके हाथ से ले लेता है। गोडसे वहां पे एक तरह से सरेंडर कर देता है
और उसके बाद भी लापरवाही ऐसी कि पिस्टल एक हाथ से दूसरे हाथ में भीड़ के बीच में आने लगती है और भीड़ गोडसे पे टूट पड़ती है और गोडसे को लहूलुहान कर देती है। उसके पीछे सर पे चोट लगती है, आगे चोट लगती है। और जो उसकी शर्ट जो उस दिन पहन रखी थी वो आज भी गोडसे के परिवार के पास पुणे में रखी हुई है। उसकी तस्वीर आप ढूंढ के गूगल पे मिल जाएगी। उसकी शर्ट पे पूरा खाकी कलर की शर्ट थी, पूरे खून के दाग लगे हुए हैं। तो गांधी को मारने का जो गांधीवादियों की भीड़ ने उस पर हमला किया था, तो एक आदमी उसकी पिस्टल लेके उसी को मारने आ जाता है। बोला तुम्हें मैं मार दूंगा, तुमने बापू को मारा है। तो बोला बेशक तुम मुझे मार सकते हो, गोडसे उससे कहता है। मतलब सोचिए उसने सदी का सबसे बड़ा अपराध किया है, उस अपराध करने को 3 मिनट बाद बहुत शांति के साथ वो बोलता है कि हाँ दोस्त तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन तुमने जिस हिसाब से पिस्टल पकड़ रखी है तुम्हें पिस्टल चलाना नहीं आता है और गलती से तुम किसी और को मार सकते हो। और वो साथ में पुलिस वाले से बोलता है कि इससे पिस्टल ले लीजिए, इसका सेफ्टी कैच खुला हुआ है अभी भी, ये किसी और को भी लग सकती है गोली। तो उसका दिमाग कितना कूल होगा उस वक्त कि दुनिया का इस सदी का सबसे बड़ा अपराध करने के बाद 5 मिनट बाद वो खुद चिंता कर रहा है कि इसका सेफ्टी केज खुला हुआ है, पुलिस इसको कस्टडी में ले ले इस पिस्टल को अपनी, तुम किसी और को मत मार देना। और जब वो थाने जाता है और उसका जब मेडिकल चेकअप होता है जो कानून के मुताबिक हर अपराधी का, और इतने बड़े अपराध में तो करवाया जाता है, तो जो डॉक्टर उसका चेकअप करने के लिए आता है उसको बोलता है कि डॉक्टर साहब अपनी रिपोर्ट में मेरा ब्लड प्रेशर जरूर लिखिएगा। तो बोला हाँ तुम्हारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। बोला और ये भी लिखिएगा कि मैं नॉर्मल हूं और मुझे कोई मानसिक बीमारी नहीं है। तो बोला ऐसा क्यों? बोला कि मुझे डर है इस बात का कि भविष्य में मुझे सिरफिरा या विक्षिप्त या पागल बता के ये साबित करने की कोशिश की जाएगी कि एक पागल ने गांधी को मार दिया, मैं ये नहीं चाहता। तो वो बहुत कूल और काम था गांधी को मारने के बाद। और इस गवाही के अंदर भी कहता है कि जब मैंने गांधी को मारा और मैंने हाथ अपने ऊपर किए तब मैं एक समाधि की अवस्था में चला गया। तो इस प्रकार गोडसे ने गांधी को मार दिया। लेकिन जो बड़ा सवाल इस पुस्तक में मैंने उठाया है कि जो भी आरोप लगाए जाते हैं वो जो 10 दिन तक पुलिस की इंक्वायरी थी जिसमें पुलिस ने कम से कम 50 गलतियां की हैं, जिसमें 75 गलतियां मैंने लिखी हैं, मैं कहता हूं 500,000 गलतियां की हैं पुलिस ने, उन गलतियों पे कभी कोई बात क्यों नहीं होती? ये बात होना चाहिए क्योंकि पुलिस ने बहुत गलतियां की हैं। इसमें पृथ्वीराज कपूर को फंसाने की कोशिश की इस हत्याकांड में, वो भी इस पुस्तक में है। वो रहस्यमयी महिला कौन थी, वो इस पुस्तक में है। गोडसे किसी बड़े नेता से मिलने आया था गांधी को मारने से पहले, वो इस पुस्तक में है। तो ऐसी कई चीजें हैं जिनके खुलासे इसमें इस किताब में हुए हैं। लवली सर, और मुझे लगता है ये टॉपिक ऐसा है और आपकी बुक भी इतनी बड़ी है कि हम जितनी चर्चा करते रहें इस पे कम होगी। तो मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप परचेज करें, पढ़ें। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हर इंडियन को पता होना ही चाहिए। एंड आशा करते हैं ऑडियंस को, हमारी ऑडियंस को इस पॉडकास्ट के जरिए रियल साइड ऑफ द पॉलिटिशियन ड्यूरिंग दैट टाइम सामने आ चुकी है उनके। और सर मेरे हिसाब से आपका मेन मोटिव यही है इस किताब का या फिर ये पॉडकास्ट करने का कि रियल साइड सामने आए, क्योंकि आज की डेट में मेरा ये मानना है कि जो गांधी की हत्या सिर्फ ये नहीं कि गोडसे एक 30 जनवरी 1948 की शाम 5:17 पे आया, 3 गोलियां चलाई, गांधी ने हिराम बोला और उनकी मृत्यु हो गई, ये इतनी सी कहानी नहीं है। उसके पीछे देशकाल स्थिति परिस्थिति है, वो सब लोगों को मालूम होना चाहिए कि क्या परिस्थिति है। सर उस टाइम पे वन ऑफ द कल्प्रिट थे गांधी जी ड्यूरिंग द पार्टीशन, आप ऐसा नहीं कहते? मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन सर ड्यूरिंग द पॉडकास्ट आपने इसका जिक्र किया है। नहीं, वो मैंने उनकी देखी, गांधी अपनी नीतियों अपने उनके खिलाफ जो बोला जाता था उसको लेके बड़े पॉजिटिव रहते थे। गांधी का इस मामले में अपनी बुराइयां सुनना, अपने बारे में सच कहना, इसको लेकर हमेशा विश्वास था। तो हमने अभी तक जो चर्चा करी है वो गांधी के योगदान को हम उसको कम करके नहीं आंक रहे। मैंने जैसा कहा कि एक आवाज पे उनके करोड़ों लोग खड़े हो जाते थे, उन्होंने जो जागृति फैलाई उसी की वजह से देश को आजादी मिली, इसका एक बहुत बड़ा योगदान गांधी का है। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी है, गांधी की आलोचना उनकी नीतियों की आलोचना है। मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि मैं आपको एक चीज बताता हूं, इस देश में 2 और राजनीतिक बड़ी हत्याएं हुई हैं, एक राजीव गांधी की हुई है, एक इंदिरा गांधी की हुई है। राजीव गांधी की हत्या की वजह थी लिट्टे ने की। तो अगर मैं कहता हूं कि राजीव गांधी की जो श्रीलंका को लेकर नीतियां गलत थी, उनको वहां पे इंडियन पीस कीपिंग फोर्स नहीं भेजना चाहिए थी श्रीलंका में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं राजीव गांधी की हत्या का समर्थन कर रहा हूं। इंदिरा गांधी की हत्या की वजह थी उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार किया था, स्वर्ण मंदिर में टैंक सेना को भेज दिया था, इसकी वजह से नाराज होकर सिख बॉडीगार्ड्स ने उनकी हत्या कर दी। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि इंदिरा गांधी को इतना एक्सट्रीम लेवल पे नहीं जाना चाहिए था, स्वर्ण मंदिर के अंदर सेना नहीं भेजना चाहिए थी, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति वैन सिंह, सतवंत सिंह, केहर सिंह जो इंदिरा गांधी की हत्यारे थे उनका समर्थन कर रहा है। तो अगर मैं गांधी की नीतियों की आलोचना कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं गांधी के हत्यारों का समर्थन कर रहा हूं। लेकिन जब हम चर्चा करते हैं तो हमें जिस वजह से गांधी की हत्या हुई, जो परिस्थितियां थी, उन पर भी निष्पक्ष होकर चर्चा करना चाहिए। ऑलराइट गाइस, इस पॉडकास्ट को यहीं पे खत्म करते हैं और हम आशा करेंगे सर आपने जो इस किताब में सवाल उठाए वो सामने आए और आपको उनको उत्तर मिले। धन्यवाद। एंड बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर ऑर्डर करिए। सर का इंस्टाग्राम, सर आपका यूट्यूब चैनल भी है? नहीं।
ठीक है, आप बनाओगे? फिलहाल तो नहीं। बट सर हैट्स ऑफ टू यू, आपने बहुत डिटेल में जाके रिसर्च इतनी रिसर्च करना, इतनी मेहनत करना और 600 पन्नों की किताब लिखना कोई आसान बात नहीं है। बीइंग अ फुल टाइम जर्नलिस्ट, साइड बाय साइड ये रिसर्च। लेकिन खुशी है कि इतनी मेहनत करी, लेकिन लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा मिला। 4 महीने में 4 एडिशन आ गए, अब 5वां एडिशन भी बहुत जल्दी आने वाला है। डेफिनेटली अब आप यहाँ पे भी आ गए हो तो और अच्छा रिस्पॉन्स उम्मीद यही करता हूँ। बिल्कुल, तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय Bye bye. बाय। नमस्कार, जय हिंद।